सूत्रों के मुताबिक रामपुर से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नदवी दिल्ली की मस्जिद में इमाम हैं। नदवी रामपुर के ही रहने वाले हैं, इसलिए अब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अब रामपुर से कौन उम्मीदवार होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब नाम सामने आ गया है कि जो नदवी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। और इनके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे, इस खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी। संजय, और इनके बारे में क्या जानकारी है, कितना प्रभाव छोड़ेंगे ये चुनाव में? देखिए, मुहिबुल्लाह नदवी जो है वो दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट की जो मस्जिद है उसके इमाम हैं। मूलतः वो रामपुर के रहने वाले हैं। नदवा कॉलेज लखनऊ से उन्होंने इमाम की डिग्री ली थी। इसके अलावा जामिया में उन्होंने पढ़ाई की है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की है। तो उनका यूपी से गहरा नाता ही नहीं रहा है, बल्कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी बेहद करीबी थे। कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है रामपुर में, उसमें आपने देखा कि मतदान का बहिष्कार किया गया। अगर अखिलेश यादव यहाँ से नहीं लड़ेंगे ऐसी दशा में, इसको समाजवादी पार्टी नेतृत्व में बेहद गंभीरता से लिया है और तय किया कि मुहिबुल्लाह नदवी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और वो एक महत्वपूर्ण प्रत्याशी हो सकते हैं। इसी सोच के साथ उनको यहाँ पर लाया गया है। आजम खान की पसंद नहीं है मुहिबुल्लाह नदवी, ये विवेक मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आजम खान को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने ये फैसला लिया है कि मुहिबुल्लाह नदवी को यहाँ से लड़ाया जाएगा। क्योंकि चर्चाएँ ऐसी भी हो रही थी कि मुरादाबाद से एसटी हसन को हटा करके और उनको रामपुर से उतारा जा सकता है। और कल रुचि वीरा, जिनका नाम कहा जाता है कि आजम खान ने ही रिकमेंड किया था, रुचि वीरा पार्टी का सिंबल भी यहाँ से लेकर गई थी। ये पुख्ता खबर है हमारी सूत्रों के हवाले से कि वो सिंबल लेकर यहाँ से गई थी। ऐसे में एसटी हसन को रामपुर से चुनाव लड़ाने की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन अभी सुबह सुबह चार्टर्ड प्लेन सीधे लखनऊ से मुरादाबाद के लिए बुक किया गया। जी संजय, छोटा ही रखिएगा। ये बताइए मुझे कि जो इनको रामपुर से उतारा गया है, तो ये जो आजम खान हैं उनके मतलब क्या उनकी कमी ये पूरी कर पाएंगे क्या? देखिए, कोशिश तो यही की गई है कि रामपुर की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी निकाल ले और इसी मकसद से मुहिबुल्लाह नदवी को यहाँ से उतारा गया है। लेकिन इन सबसे परे जो नाराजगी थी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, वो साफ तौर पर देखने को मिली थी। आजम खान से कुछ दिन पहले सीतापुर जेल में अखिलेश यादव मिल करके आए थे। आजम खान ने जिद की थी कि आप खुद वहाँ से चुनाव मैदान में लड़ें और साथ ही साथ अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो जिला अध्यक्ष है, उनको संदेश दिया था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मतदान का बहिष्कार करें। एक बड़ी अपडेट आ रही है मुरादाबाद की जो सीट है, एसटी हसन ही वहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रुचि वीरा को नामांकन करने से रोक दिया गया है। अब एसटी हसन ही मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं एसटी हसन के बाद हमारे संवाददाता अहमद बिलाल उनसे बातचीत कर रहे हैं, सुनिए जरा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एसटी हसन के घर में मौजूद हूँ और यहाँ से जो है वो मुरादाबाद से मौजूदा विधायक हैं। और जैसे ही खबर आई है कि मुरादाबाद से एसटी हसन को जो है वो लोकसभा के लिए रिटेन किया जा रहा है, उनके समर्थकों में खासी खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि एसटी हसन जो है वो अभी घर से नीचे नहीं उतरे हैं, लेकिन उनके आवास पर समर्थकों का रेला जो है वो आने शुरू हो चुका है और मुबारकबाद जो है वो दी जा रही है। कितना ज़्यादा खुश हैं ये एसटी हसन साहब के बड़े भाई हैं, कितना ज़्यादा खुश हैं कि आप वाकई में अब एसटी हसन साहब ही लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। एसटी हसन मेरा नाम है और पहला हक एसटी हसन का ही बनता था। कैसे? वो सिटिंग एमपी थे और लीडर ऑफ द हाउस थे लोकसभा में, और इसलिए दूसरे ये तो फिर कैसे खबरें पॉपुलर थे वो, कैसे खबरें आई कि रुचि वीरा आ रही हैं, नामांकन भर रही हैं? अंदरूनी सियासत क्या चली वो बहरहाल दूसरा टॉपिक है। लेकिन आजम खान से नाराजगी बताई जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, आजम खान साहब नाराज नहीं है और ना कोई और नाराज है। बहरहाल ये अब हो गया और ये बहुत मुरादाबाद की आवाम के हक में हुआ। और यहाँ से अगर कोई और खड़ा होता है इनके अलावा, वो डेफिनेटली हारता। रुचि वीरा के बारे में ये तक कहा जा रहा था कि वो रास्ते में है, कलेक्ट्रेट पहुँचने वाली है, नॉमिनेशन पेपर जो है वो ले लिए हैं, सेट करने में लगी हुई है। देखिए, ये सब अफवाहें उड़ी और वो कहीं कलेक्ट्री में नहीं थी, कहीं कचहरी में नहीं थे। कल हम मौजूद थे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब ने अपनी फाइल भर दी, जमा कर दी है। और रही बात अभी आपने जो डॉक्टर साहब के भाई साहब से पूछा है, आजम खान साहब की कोई नाराज़गी नहीं है। आजम खान साहब भी और अखिलेश जी को जब पता चला, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आप अपनी फ़ाइल भरिए
और फाइल जमा कीजिए आप अपनी, ये अफवाह है, मैं बात करूँगा। तो रुचि जी का शायद नंबर नहीं मिला था, लेकिन फाइल हमने भर दी। शाम में जब बात आई तो भी अखिलेश जी ने ये बात कही कि आप ही लड़ेंगे और आप ही का ही चुनाव है। और कल आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और एसटी हसन के बीच में फोन पे बातचीत। हाँ, शाम के टाइम में। अच्छा, क्या हुआ और क्या बताया? उन्होंने क्या, आप ही लड़ेंगे डॉक्टर साहब, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? बोले नहीं, फिक्र की बात नहीं है, यहाँ तरह तरह के मैसेज आ रहा है, लेकिन वो अफवाहें उड़ रही हैं और मोबाइल पे मतलब मैसेज फेंके जा रहे हैं। लेकिन मैंने इस पे बात ये कही थी कि ना तो हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब मीडिया ने जी, अफवाहें कहाँ से आई कि रुचि वीरा आ रही हैं मुरादाबाद में, एसटी हसन का टिकट कट सकती है? ये तो आज इसके बाद जो है ना, जो वहाँ से लखनऊ से हमारे अखिलेश जी के कितनी राहत की बात है, कितनी राहत की बात है कि एसटी हसन मुरादाबाद और रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर सुबह से ही सस्पेंस बना हुआ था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि एसटी हसन को रामपुर से उम्मीदवार बनाने को कहा गया था, लेकिन एसटी हसन ने रामपुर जाने से इनकार कर दिया। अब एसटी हसन मुरादाबाद से ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए रोहित सिंह सावल जुड़ गए। रोहित, अंदर खाने क्या पक रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर विवेक इस पूरी खबर की तह तक अगर आप जाएं तो ये कल का डेवलपमेंट है। देखिए कल क्या हुआ। कल आजम खान एक चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी में कहते हैं कि अखिलेश यादव आए और रामपुर से चुनाव लड़े, और ये बात उन्होंने कही। और ठीक उसी वक्त, उस चिट्ठी के कुछ ही देर बाद, जो रामपुर कार्यकारिणी है समाजवादी पार्टी की, जिला कार्यकारिणी है, वो एक मीटिंग करती है। बाकायदा मीडिया से वो लोग बात करते हैं और वो कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव रामपुर नहीं आते हैं तो वो बहिष्कार करेंगे चुनाव का। ये जो जिला कमेटी है समाजवादी पार्टी की, जिला कार्यकारिणी है, उसने ये बात कही। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से अखिलेश यादव नाराज थे। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला निकाला समाजवादी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उनका फॉर्मूला ये था कि एसटी हसन को रामपुर भेजा जाए, क्योंकि एसटी हसन रामपुर से बिल्कुल सटी हुई सीट है मुरादाबाद। विवेक, वहां से सांसद रहे हैं, मेयर रहे हैं, डॉक्टर हैं, और उस पूरे इलाके में उनकी पहचान भी है। तो ये हुआ कि एसटी हसन को रामपुर भेजा जाए और मुरादाबाद में रुचि वीरा को लड़वाया जाए। देखिए रुचि वीरा ही क्यों, रुचि वीरा को इसलिए लड़ाने की बात हुई कि सर्वेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो राजपूत बिरादरी से आते हैं, राजघराने से आते हैं, ठाकुर द्वारा से विधायक रहे हैं। इसी सीट से 2014 में वो सांसद भी चुने गए थे। तो ये हुई कि अगर रुचि वीरा को यहां से लड़वाया जाए मुरादाबाद से, तो जो ठाकुर वोट हैं उस पर भी सेंधमारी हो सकती है, और मुसलमान और जो दूसरे यादव है या दूसरी जातियां हैं वो समाजवादी पार्टी को मिलना तय है। तो ये रणनीति समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों ने बनाई। लेकिन एसटी हसन का साफ तौर पर कहना था कि मुरादाबाद उनकी कर्म भूमि है, वहां पर वो लंबे अरसे से जमीन पर राजनीति करते आए हैं, और रामपुर आजम खान साहब का इलाका है। इसलिए उन्होंने, जब उनके नेतृत्व से बात हुई, अखिलेश यादव से बात हुई, तो उन्होंने ये तमाम बातें रखी। और उसके बाद ये सूत्र बता रहे हैं कि उसके बाद सहमति बन गई है। रुचि वीरा हालांकि मुरादाबाद पहुंच चुकी थी, लेकिन उनको नामांकन करने से रोक दिया गया। नरेश उत्तम पटेल रामपुर पहुंचने वाले हैं, सिंबल लेकर गए हैं, और वो सपा के जो प्रत्याशी है मौलाना नदवा, उनका वो नॉमिनेशन कराने वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन मुरादाबाद को लेकर अभी तस्वीर थोड़ी साफ होती जा रही है। साफ ये कि एसटी हसन ही वहां से प्रत्याशी रहेंगे। अभी ये खबर सूत्रों के लिहाज से आ रही है। विवेक, छोटा रखिएगा, बस ये कह सकते हैं कि एसटी हसन जो दबाव की राजनीति करने में कामयाब रहे, उन्होंने दबाव बनाया, समर्थकों से बोला, और अभी वही अपनी वो दावेदारी कायम रखी। विवेक देखिए, यहां पर दबाव की बात नहीं है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने अपनी बात रखी और अखिलेश यादव ने उनकी बात को सुन लिया। दबाव की राजनीति एसटी हसन समाजवादी पार्टी में नहीं करते, अगर उनकी सियासत को देखा जाए। ठीक है रोहित, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक जंजीरों के साथ विधानसभा परिसर पहुंचे और केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, विधायक जंजीरों के साथ पहुंचे और उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया है। पहन के आए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम सबको गिरफ्तार कर ले, और हम कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर ले। वो चाहती है कि हम सबको उठा के जेल में डाल दे, और हम तैयार हैं। अगर उन्हें इसी तरीके से सरकार चलानी, इसी तरीके चुनाव जीतना है, तो इसी तरीके चुनाव जीतने। क्या आज हाउस में भी इसी तरीके से विरोध करेंगे आप लोग?
लगातार विरोध चल ही रहा है, सड़कों पे पूरे देश भर में विरोध चल रहा है, देश की जनता सड़कों पे आ रही है और लगातार विरोध चल रहा है। ठीक है। तो ये प्रवीण देशमुख आम आदमी पार्टी के विधायक जो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जंजीरें पहनकर जो है सदन में जा रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं, और इसी तरीके से कुछ और विधायक भी अलग अलग तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से विधानसभा में सदन की कार्रवाई में आज ये लोग पहुंचे हैं और कुछ ऐसे ही तरीके से बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की भी तैयारी है। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो दीपक और दिव्यांकर, दो संवाददाता हमें इस खबर को विस्तार देने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे पास जानकारी आ रही है और अभी सबसे पहले दीपक के पास लिए चलते हैं। इन्होंने उन विधायक से बात की थी जिन्होंने जंजीर अपने में लपेटकर जंजीर पहनकर पहुंचे थे। अभी क्या रिएक्शन है विधायकों का? आपके बगल में मुझे लगता है विधायक नजर आ रहे हैं। जी विवेक, इस वक्त लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक जो है अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगाया हुआ है, सामने जो टी शर्ट पहनी उसमें लिखा है सब मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, और पीछे भी कुछ लिखा हुआ है मैं भी केजरीवाल। संजीव जहाँ हैं आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से विधायक। संजीव जी, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, सड़क पर भी, आज सदन के भीतर भी लगातार मैसेज देने की कोशिश है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये कहा जा रहा है जब जाँच हो रही है तो आप लोग क्यों इस तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार की जांच हो ही नहीं रही है। अगर भ्रष्टाचार की जांच होती तो शरद चंद्र रेड्डी जिसके बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, वो तो 60 करोड़ बीजेपी को दिया है, तो वो 60 करोड़ मनी ट्रेल ढूंढे तो मिल गया ना। फिर तो फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को जेल जाना चाहिए अगर जांच होती तो भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे हो, आप डर गए हो। आपको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर रहेगा तो 400 पार की बात कर रहे थे, 40 में से बढ़ जाओगे तुम। तो अगर डर लग रहा है तो आप जेल भेज दिया अरविंद केजरीवाल को। लगातार हमारे कल एक एमएलए के छापा पड़ा, लगातार छापा पड़ रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव लड़ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो होना चाहिए था ना। लेकिन आप कोर्ट भी तो गए हैं, कोर्ट से सुनवाई अभी हो रही होगी, थोड़ी देर बाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी, कोर्ट में आप क्यों नहीं इंतजार करते कोर्ट के? देखिए, पीएमएलए में कोर्ट चाह के भी बेल नहीं दे सकती। पीएमएलए को क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था ड्रग तस्कर को रोका जाए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर चुकी है कि पीएमएलए का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, पीएमएलए में उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो ऐसे बेल नहीं दे सकते। वो चाह के, वो जानते हैं कि सारी पंकज बंसल केस में देखिए जस्टिस खन्ना ने ये कहा इसमें कोई कुछ नहीं है, 18 महीने तुम जेल में रख रहे हो और उसके बाद तो बेल नहीं दे पा रहे हो, तो बेल नहीं मिल सकता। तो इनको तो पता है तो कुछ नहीं, ये प्रोसीजर ही पनिशमेंट है। मान के चल रहे हैं कि जेल से बाहर नहीं आने वाले फिलहाल अरविंद केजरीवाल। मुझे ये लगता है कि ये बड़ी लड़ाई है। ये सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायाधीश पे और न्यायालय पे मैं छोड़ता हूँ, उनके विवेक पे मैं छोड़ता हूँ कि अगर पीएमएलए का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उस पर कुछ ऐसा किया जाए ताकि डेमोक्रेसी इस देश का जनतंत्र जिंदा रहे। जनतंत्र खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज करके उनको लगता है पार्टी खत्म हो जाएगी। एक अरविंद केजरीवाल को बंद करोगे, लाख अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे, और हम सब कहते हैं मैं भी केजरीवाल हूँ। दीपक, लगातार संजीव भाई से बोलिए अपना मुंह एक बार दिखा अलग अलग तरीके से जो विधायक हैं वो विरोध कर रहे हैं अपना। संजीव जी, एक बार अपना चेहरा भी दिखा दीजिए। आप अरविंद केजरीवाल का चेहरा लेकर आए थे, तो इस तरीके से अपना चेहरा भी दिखाइए कि किस तरीके से आप लोग लगातार सड़कों पे आ रहे हैं। अपना मुंह अब नहीं तो अरविंद दिखाएंगे केजरीवाल क्या? का ही चेहरा है, हम सब का कोई अपना चेहरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, तो और संजीव, उस सोच को लेकर हम लोग संजीव झा को हम आपको दिखा रहे थे, मुंह दिखाने की गुजारिश की, लेकिन वो लगाए हुए हैं प्रॉपर, जब भी कैमरे के सामने आते हैं वो खींच के लगा लेते हैं और वो विरोध कर रहे हैं। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। दिव्यांकर, आप कहां से हैं इस वक्त लाइव, और विधायकों का विरोध वहां कैसा है ये जरा बताइए। विवेक, मैं जिस जगह हूँ ये योजना विहार का दीपक सिंगला का घर है। मेरे ठीक पीछे जो आप घर आपको नजर आएगा, यहाँ पर सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास जो ईडी की टीम है, टॉप फ्लोर का जो मकान है, यहीं पर दीपक सिंगला रहते हैं, और इनके घर पर सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास ईडी की टीम यहाँ पर पहुंचती है। रेड की कार्रवाई जो है वो ईडी की टीम लगातार यहाँ पर कर रही है। अब से तकरीबन 3 घंटे का समय बीत गया है। और दीपक सिंगला की बात करें तो दीपक सिंगला आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं, और 2020 में इन्होंने विश्वासनगर से आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। और इसके अलावा बात करें तो गोवा के में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी रहे हैं, एनसीडी इलेक्शन में भी प्रभारी रहे हैं। और लेकिन अगर अभी की बात करें तो 3 घंटे की कार्रवाई जो है वो अब तक जिम्मेदारियां रही हैं, चल रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाई है कि यह कार्रवाई किस मामले में चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी कार्रवाई है, इसको कहीं ना कहीं जो कि एक बड़ा नाम और काफी जिम्मेदारियां रही हैं, कार्रवाई सुबह से चल रही है, अभी क्या अपडेट है इस कार्रवाई के बारे में?
जी, अपडेट यही है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, इसको कहीं ना कहीं जिस तरह के शराब घोटाले में ईडी की जो चार्जशीट दाखिल की गई, उसमें जिस तरह से हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए गोवा विधानसभा में आम आदमी पार्टी को कैश के रूप में जो पैसा दिया गया, जिसकी जानकारी जो है ईडी चार्जशीट में भी निकल कर आई कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें कैश में विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए पैसे दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है वो इसी से जोड़कर देखी जा रही है। जो सूत्रों के हवाले से भी यही जो जानकारी है वो निकल कर आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब ईडी की कार्रवाई पूरी होती है तो किस तरह के दस्तावेज इस कार्रवाई के बाद सामने आते हैं और उनसे क्या आगे जो इस मामले में अपडेट होती है। जी, वंचित बहुजन अघाड़ी अकेले चुनाव लड़ेगी। चुनाव महाविकास अघाड़ी में शामिल नहीं होगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव के वक्त में प्रकाश अंबेडकर जो है ये उनका ये फैसला है। एमवीए से सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी है, ये कहा है, और महाविकास अघाड़ी से सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी है। ये बयान, ये कब से कयास लगाए जा रहे थे और सबको इस जवाब का इंतजार था। मानिए, महाराष्ट्र की सियासत में सबको इस जवाब का इंतजार था कि वंचित बहुजन अघाड़ी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर। अब हमारे साथ मृत्युंजय जुड़ गए हैं, वो इस खबर को विस्तार देंगे। क्या हुआ अंदर, कैसे जो बात है वो नहीं बनी, किन सीटों पर पेच फंसा रहा, जरा बताइए इत्मीनान से। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की नजरें टिकी हुई थी कि वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर क्या निर्णय लेते हैं और उसके बाद वो अपनी सीटों का ऐलान करेगी, तो कल ही प्रकाश अंबेडकर ने अल्टीमेटम दिया था एमवीए को कि वो अपना आखिरी प्रस्ताव लाएं, उसके बाद वो खुद अपने उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर कर देंगे। और वैसा ही हुआ। एक तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमवीए से नाता तोड़ लिया है, ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, या हम कहें कि एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश प्रकाश अंबेडकर की है। दरअसल जो मामला था वो 4 सीट को लेकर था। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने 4 सीटों का प्रस्ताव दिया था वंचित बहुजन आघाड़ी को लड़ने के लिए, लेकिन प्रकाश अंबेडकर का कहना था कि वो कम से कम 7 सीट चाहते हैं। और ये जो 4 सीटें दी जा रही हैं, इन 4 सीटों पर ऐसी सीटें दी जा रही हैं जहां हमारे जीतने के चांस कम है। तो ऐसे पर बात नहीं बनी। शिवसेना आखिरी तक सिर्फ इसी पर कायम रही कि आपको 4 ही सीट मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, इससे आगे बातचीत नहीं होगी। और कुल मिलाकर जो कल अल्टीमेटम दिया था वो खत्म हुआ और आज प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान कर दिया कि वो एमवीए के साथ नहीं रहेंगे। 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। खुद वो अकोला से उम्मीदवार हैं, अकोला से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ा दिलचस्प है, खुद तो एमवीए से अलग हुए लेकिन एमवीए में झगड़ा लगाकर वो अलग होते नजर आ रहे हैं। नागपुर में विकास ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार है, वहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने उनका समर्थन किया है। सांगली में ओबीसी उम्मीदवार होगा, वहां पर जो भी उम्मीदवार होगा वहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने समर्थन किया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एमवीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। 8 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। शाम 4 बजे रामटेक की सीट पर भी नाम का उम्मीदवार ऐलान कर देंगे। कुल मिलाकर इस चुनाव में प्रकाश अंबेडकर मनोज जरांगे पाटिल के साथ एक नई युति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, साफ नजर आ रहे हैं, और अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऐलान हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए, लोकसभा में रामपुर सीट का मुकाबला अब दिलचस्प होता जा रहा है। बड़ी खबर फिर आई है कि समाजवादी पार्टी की ओर से दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम मौलाना नदवी को टिकट मिलने के बाद एक बड़ी खबर है। आजम खान के करीबी आसिम राजा ने भी पर्चा खरीद लिया है। अब सवाल यह है कि क्या आसिम राजा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये वो सीट जिस पर पेच और ज्यादा फंसता जा रहा है। संजय त्रिपाठी, ये क्या कहानी है, जरा समझाइए। बड़ी तेजी से विवेक ये पूरा घटनाक्रम बदला है। आपने देखा किस तरह से आजम खान ने अखिलेश यादव से कहा कि वो चुनाव लड़ें, अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी बहिष्कार करेगी रामपुर से लोकसभा चुनाव का। उसके बाद में ये तय हुआ कि एसटी हसन को लड़ाया जा सकता है रामपुर से, लेकिन अभी भी पता चला कि एसटी हसन मुरादाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। और बाकायदे जो औपचारिकता करने के लिए चार्टर्ड प्लेन से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामपुर और मुरादाबाद दोनों जगह पहुंचे हुए हैं। अभी ये तय हुआ है कि रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट की जामा मस्जिद के इमाम हैं, उनको लड़ाया जाएगा। अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, उनकी मुलाकात भी अखिलेश यादव हुई है। और जिस तरह का आजम खान और उनके कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का रवैया था, उसे समाजवादी पार्टी ने बेहद गंभीरता से लिया है, नाराजगी जताई है, और उसके बाद मोहिबुल्ला नदवी का नाम सामने आया है। इसी बीच आसिम रजा, जो पिछला लोकसभा बाई इलेक्शन लड़े थे और 42,000 वोटों से घनश्याम लोधी से चुनाव हारे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे घनश्याम लोधी, इस बार भी वही प्रत्याशी हैं, उनसे उपचुनाव हार चुके हैं।
उसके बाद उन्होंने भी जा करके पर्चा खरीदा है और ये दावा किया कि समाजवादी पार्टी से ही वो अपना नामांकन करेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो रामपुर का रण है वो बेहद दिलचस्प होता चला जा रहा है। बहरहाल अभी तक यही तय है समाजवादी पार्टी की ओर से कि मोहिबुल्लाह नदवी ही वहाँ से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। विवेक, ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को लेकर एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि धीरे धीरे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कश्मीर में खत्म हो जाएगी और पूरी तरह से सुरक्षा की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में होगी। इसके लिए पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। अमित शाह ने यह भी बताया कि अगले 7 साल के लिए कश्मीर को लेकर सरकार का प्लान तैयार है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर अब आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो रहा है, हर एक चीज़ बेहतर हो रही है। जिस तरीके से आपने जब से हमने इंटरव्यू शुरू आपने कहा कि किस तरीके से हमने स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ को ठीक किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो सोच थी वो बदल चुकी है। तो क्या ये वक्त आ गया है जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स अभी जम्मू कश्मीर के हैं उन्हें वापस बैरक्स के अंदर लाया जाए और ज़्यादा फुटप्रिंट्स को कम करके एक नॉर्मल सी। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप्स बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज़्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोर्थ फ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस रहती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है और फोर्थ फ्रंट पर जम्मू कश्मीर पुलिस। क्या हम ये माने कि जब चुनाव के बाद दोबारा एक सरकार होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरबराही में, क्योंकि जिस तरीके के पूरे देश में अभी हलचल चल रही है, उसके बाद इस पर थोड़ा सा काम होगा, फुटप्रिंट्स को कम? ऑलरेडी काम आगे बढ़ चुका है। अच्छा, इनिशिएट हो चुका है आज, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्थ फ्रंट पर है। पहले सीआरपीएफ और सेना होते थे, अब जम्मू कश्मीर पुलिस है। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू भी है, जब इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी सरबराही में जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन था और कुछ इलाकों के अंदर था, वहाँ पर हालात ठीक हुए तो आहिस्ता आहिस्ता करके जरूर हम इस पर जरूर विचार करेंगे। इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी नॉर्मल स्थिति हो ही रही है और बहुत स्पीडीली इस पर विचार किया जाएगा। नजदीक के भविष्य में विचार किया जाएगा।